स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम सवाल करने वाले हैं पंचायती राज के। तो इससे पहले जो है 2 वीडियोस में हम इस टॉपिक के कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे और इसके बाद हमारी एक क्लास और आएगी। उसके बाद जो है आपका जो राजस्थान पॉलिटी का सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नए सब्जेक्ट के जो PYQs हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। यानी कि जो पंचायती राज का संशोधन विधेयक था 2015 वो कब पारित कर दिया विधानसभा ने? 27 मार्च 2015 को। अब इसमें कह रहा है कि स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताने हैं उनके बारे में। तो पहला है इसमें आपके उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है जिला परिषद की सदस्यता के लिए BA की डिग्री आवश्यक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। और चौथा है सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा जो है तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी जो पात्रता है वो उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, या फिर जो जिला परिषद की सदस्यता है उसके लिए BA की डिग्री ज़रूरी है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा दिया है कि पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। और चौथा कह रहा है हमसे कि सरपंच के लिए 8वीं पास और अनुसूचित क्षेत्रों में जो उम्मीदवार हैं उनका 5वीं पास जो है वो होना ज़रूरी है। तो इसमें हमारे जो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे वो होंगे आपका पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है आपके कि शौचालय होना चाहिए, और तीसरा स्टेटमेंट क्या था आपका कि जो पंचायत समिति की सदस्यता उसके लिए 10वीं पास, और जो सरपंच है उसके लिए 8वीं और अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं पास होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने कब पारित किया था आपके? 27 मार्च 2015 को। तो पहले तो आपको ये डेट भी इसमें याद रखनी है, कितनी? 27 मार्च 2015। अब इसमें क्या दिया हुआ है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शौचालय की अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित किया। क्या चीज़? कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शौचालय अनिवार्यता। अब देखिए आप पढ़ते तो सभी हैं लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? अप्रोच में। तो इसलिए क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो जो अप्रोच है वो डेवलप होनी चाहिए ताकि आप सिलेक्शन के थ्रू या एलिमिनेशन से भी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो हम बात कर रहे थे कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की और शौचालय की अनिवार्यता संबंधी विधेयक जो है अब राज्य सरकार ने क्या किया? 20 दिसंबर 2014 को एक अध्यादेश जारी किया जिसमें जो पंचायती राज एक्ट है 1994 इसकी जो धारा नंबर कौन सी? धारा नंबर 19 में क्या किया? एक अमेंडमेंट किया और क्या कर दिया कि जो सरपंच के चुनाव में 8वीं पास, ठीक है, और जो जिला परिषद और पंचायत समिति है, सरपंच में कितना है आपके? 8वीं पास, और जो जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके लिए 10वीं पास को क्या कर दिया? ज़रूरी कर दिया कि भाई 10वीं पास तो होना चाहिए। अब अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच के लिए कितना कर दिए? 5वीं पास। जनरल हम बात करें तो 8वीं पास, और अगर अनुसूचित क्षेत्र से है तो वहाँ पे 5वीं पास होना ज़रूरी कर दिया। यानी कि जिला प्रमुख हो गया, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सभी का क्या हो गया? 10वीं पास होना ज़रूरी हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 20 दिसंबर 2014 को जो अध्यादेश जारी करके जो अमेंडमेंट किया गया इसमें। अब फिर क्या किया? 8 दिसंबर 2014, कब? 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 19 में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया कि जो चुनाव के प्रत्याशी है उसके घर में क्या है? शौचालय होना चाहिए, और परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। ये क्या कर दिया गया था? इसको अनिवार्य कर दिया गया था। और ये विधेयक पारित कब हुआ था? 27 मार्च 2015 को, जिसमें क्या था? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कम से कम इतनी तो शैक्षणिक योग्यता इसमें होनी चाहिए, और दूसरी बात शौचालय की अनिवार्यता। लेकिन देखिए खास बात क्या है यहाँ पे कि 11 फरवरी 2019, कब?
11 फरवरी 2019 को जो पंचायती राज एक्ट है उसमें वापस से संशोधन किया गया। और क्या किया गया कि सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने जो पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई थी, जो कि भाई कम से कम इतना तो सरपंच होना चाहिए, इतना जिला प्रमुख के ये जो सदस्य हैं ये इतने होने चाहिए। लेकिन इस न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जो अनिवार्यता थी, जो कंपल्शन था इसका कि भाई ये होना चाहिए, इसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया गया। तो यानी कि अब किसी तरह की कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। तो ये थी इसमें खास ध्यान रखने की बात कि 2015 में क्या किया गया था, जो विधेयक पारित किया गया था उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शौचालय की अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित किया। और फरवरी 2019 में क्या कर दिया कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी इसको क्या कर दिया गया, तो इसको आपके हटा दिया गया। तो ये यहाँ पे खास ध्यान रखने की बात थी। इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं हम, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। यानी कि पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा दिया गया। 1992 का 70वां संशोधन था, 1992 का 73वां संशोधन था, 1992 का 74वां संशोधन था, या फिर 1994 का 77 नंबर का ये संशोधन था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत क्या किया गया, पंचायतों में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या किया गया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सदस्य व अध्यक्ष, यहाँ पे क्या दे रहा है, खाली सदस्य नहीं, सभी निर्वाचित पदों पर यानी सदस्य हो या अध्यक्ष, सभी वर्गों में कितना 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। यानी 1/3 स्थान जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। और ये संविधान संशोधन के तहत किया गया 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से एक असत्य है, यानी कौन सी एक बात जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पे या तो इसका बोनस दिया गया होगा या फिर इसको डिलीट कर दिया गया होगा। अब एक कह रहा है कि गलत कौन सा है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, ग्राम सेवक पंचायतों के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, सरपंच जो है वो पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, या फिर सरपंच राज्य सरकार को रिपोर्ट और अभिलेख उपलब्ध करवाता है। अब देखिए सरपंच के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं सरपंच करता क्या क्या है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाना, क्या करना, ग्राम सभा की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, क्या करना, ग्राम पंचायत के जो अभिलेख होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारी व प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखना, यानी कि ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं उन पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखना, और समय समय पर राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करवाना। ये सब काम क्या होते हैं आपके, जो होते हैं वो सरपंच के होते हैं। कौन कौन से, कि भाई राज्य सरकार को रिपोर्ट और अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये बात भी सही है इसमें, ठीक है। और ग्राम पंचायत के जो कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना, किसके, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर, ये बात भी सही है इसमें। और ग्राम पंचायत के जो अभिलेखों की रक्षा करने का काम भी किसका होता है, आपके सरपंच करता है। और ग्राम सभा की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करने का काम भी किसका होता है, सरपंच का जो है वो काम होता है। तो देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा वो एक बार हम देख लेंगे और फिर उसको अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई की में इसका क्या आंसर जो है वो माना गया है। अगला देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जो ये एक्ट है 1994 का, इसके अकॉर्डिंग जो जिला स्थापन समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रमुख या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका जिला प्रमुख। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग जिला स्थापन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, आपके जिला प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला प्रमुख कौन, यानी जो जिला परिषद का अध्यक्ष। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज एक्ट राजस्थान में कब अस्तित्व में आया।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 23 अप्रैल 1994। तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो आया था 1994, राजस्थान में कब आया था? तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में ये आया था 23 अप्रैल 1994 को। इस एक्ट के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम, तो इसी एक्ट से रिलेटेड जो नियम जो हमने बनाए थे वो कब बनाए थे? 1996 में। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है नियम से संबंधित, तो यहाँ पे क्या है? नियम। अगर एक्ट की बात पूछे तो कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। और अगर नियम की बात पूछे तो आपको इसका आंसर करना है 1996, जो कब लागू हुए, बनाया गया है, जो 30 दिसंबर 1996 से लागू कर दिए गए। कब लागू हुए? आपके 30 दिसंबर 1996 से। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ पर है? यानी कि जो स्थानीय स्वशासन विभाग है, स्थानीय निकाय निदेशालय, उनके कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। कहाँ पर है ये कार्यालय? आपके जयपुर में। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो पंचायतों के प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं, तो कहाँ पर नहीं है? तो आपके सिरोही में केंद्र नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी, कर्मचारी, भाई सबको प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? तो देखिए, एक है आपका ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, जो कि कहाँ पर है? मंडोर में। किसका है ये? ग्राम सेवक का। तो देखिए, कीवर्ड्स पे ज़रूर फोकस किया कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वही मिस्टेक्स करवाती हैं, तो क्वेश्चन को करने की अप्रोच आनी चाहिए आपको। तो ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही है, तो ये है आपके मंडोर, जोधपुर में। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन तो आप बहुत जगह सॉल्व करते हैं, मेन चीज़ है अप्रोच, सीधा पढ़ के और उसका आंसर बताना। और एक ये कि आप उनके जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से गलतियाँ हो सकती हैं, उन पर फोकस करना। तो उससे क्या है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से जो है आप एक बार समझने की कोशिश किया कीजिए कि भाई हम किस कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? ग्राम सेवक की। तो वो कहाँ पर है? आपका मंडोर, जोधपुर में। अब इसके बाद हम बात करते हैं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। तो डूंगरपुर, अजमेर और मंडोर। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, ये कहाँ पे? आपके उदयपुर व जयपुर। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर। तो यहाँ पे बताया गया है। तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है पूछ रहा है, तो सिरोही में नहीं है, आपके मंडोर, अजमेर, डूंगरपुर वगैरह में है। अब हम बात करते हैं आगे अपने सवाल की। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सी बात सही है? ये जो इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान है, तो सही बात कौन सी है? यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों और समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। या फिर इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है। कौन कौन से? पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास संस्थान। और आपका चौथा ऑप्शन है समस्त वर्णित कथन, यानी कि ऊपर दिए गए सारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो जो सारे स्टेटमेंट हैं वो सही है। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान एक क्या है? स्वशासी पंजीकृत संस्था है। और इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या है आपके, कि जो पंचायती राज और जो ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों पर जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं और संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान करना। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का विलय करके, तो इसमें 2 संस्थानों का विलय करके इसको बनाया गया है। जैसे इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान थी जयपुर और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तो इन दोनों का विलय कर दिया और क्या नाम दे दिया गया? इंदिरा गांधी। तो देखिए, एक तो पंचायती राज और एक राज्य ग्रामीण विकास, तो दोनों नाम जोड़ दीजिए, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी तो नाम के आगे है ही है, क्या है इसमें? और पंचायती राज और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य
आपके ऑप्शन है, मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या फिर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य इनमें से किस तरीके से इनको लगाया जाता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, किसके, आपके पंचायत समिति के सदस्य, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्षतः, कैसे, प्रत्यक्ष रूप से। और ग्राम पंचायत में क्या होता है, प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्षतः निर्वाचित। तो कैसे होते हैं आपके पंचायत समिति के सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्राम पंचायत। तो अभी हमने बात की कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में जो पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, DRDA, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। अब ये क्या कह रहा है, इसके लिए जवाबदार कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार। मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए, क्या बात हो रही है यहाँ पे, आयोजन और क्रियान्वयन के लिए। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य, तो ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन और पंचायत अभिलेख इत्यादि, ये सभी क्या है, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या क्या है, पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसके प्रशासनिक कार्य, कि जो ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, इसके अलावा जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम हो कोई, या फिर ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए विवरण हो, बेरोजगारी के आंकड़े हों, या फिर जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन की बात हो, या फिर पंचायत के अभिलेख हो। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। अब ये क्या कह रहा है कि जो ग्राम पंचायत की आय है उसका सोर्स क्या है, बिक्री कर, संपत्ति कर, भूमि कर या आयकर। तो देखिए CET 2023 में पूछा गया है सवाल, इसका करेक्ट आंसर है आपका भूमि कर। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है। किसकी, पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो आपके धारा 18, 17, 12 या 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13। 2022 में ही पूछा गया सवाल है कि पंचायती राज एक्ट जो है आपका 1994, इसकी कौन सी धारा में क्या है, पंचायत समिति की स्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो पंचायत समिति की स्ट्रक्चर की बात कही गई है आपके धारा नंबर 13 में। तो देखिए यहाँ पे जो एक्ट है हमारा, उसकी अध्याय और धाराएं दी गई हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है इसमें जो है आपके धारा और जो क्या दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं। तो देखिए ये आपके 1, 2, ठीक है, यहाँ पे 3, इसके अलावा देखिए अध्याय 4, अध्याय 5। तो यहाँ पर और इनकी सारी जो है धाराएं दी गई हैं, और हमसे जो पूछी थी वो पूछी थी आपके पंचायत समिति की संरचना, जो किसमें दिख रही है आपको, आपकी धारा नंबर 13। तो देखिए आप ये पढ़ लेना इनको। हम बात करते हैं अगले सवाल की, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है अभी वो है कि आपका रिवीजन करवाना, ताकि आप जो है जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो फिर आप तुरंत आराम से जो है इनका रिवीजन कर लें। और अगर कोई शुरू कर रहा है तो भी पहले एक बार देख ले कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं,
ताकि फिर उस हिसाब से तैयारी चालू करे, तो उसको ये रहेगा दिमाग में कि इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो इनमें से जो काम की आपकी धाराएं हैं, आप उन्हीं को याद करें, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए प्रैक्टिकल बात है कि इतना याद कर भी नहीं सकता और इतनी याद रहती भी नहीं है। तो जो मेन धाराएं हैं वो जो है आप इनको ज़रूर एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? अब क्या कह रहा है कि जो पंचायती राज एक्ट है इसकी किस धारा के तहत किसको, सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को क्या करने की, विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 95, 92, 93 या 94। तो कौन सी धारा है यहाँ पे? तो जो धारा है आपकी वो है आपकी 94। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको तो आप ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो है इसकी किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? किसका? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख। 81, 82, 83 या 84? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 84। तो देखिए पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति किस धारा में है? 94 में। और इससे 10 कम की अगर बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख मिलता है आपका 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज एक्ट 1994 की कौन सी धारा? आपकी धारा नंबर 14 के अकॉर्डिंग 4 लाख की जनसंख्या, कितनी? 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? आपके ऑप्शन है 22, 13, 25 या 17। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17। पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा कौन सी? धारा नंबर 14 के अकॉर्डिंग 4 लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में कितने? 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। कितने होंगे? 17 निर्वाचन क्षेत्र। और ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या 4 लाख से ज़्यादा है और 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या बात कर रहा था? 4 लाख की जनसंख्या, और अगर 4 लाख से ज़्यादा हो तो कि 4 लाख से अधिक होने पर प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए क्या हो जाएगा? 17 की जो उक्त संख्या है उसमें 2 और बढ़ जाएंगे। अगला है आपका सवाल, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? यानी कि अगर आप ग्राम सभा में किसी बैठक में कोई संकल्प पारित करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक संख्या क्या है? ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, यानी ग्राम सभा में जो सदस्य हैं उनके जो वोट हैं उनका बहुमत चाहिए आपको, या फिर ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत चाहिए, या बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, या फिर ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो अगर ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करना है तो आपको बैठक में उपस्थित, बैठक में प्रेजेंट और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले। तो पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 8 का घ जो है उसमें क्या है? ग्राम सभा को इस एक्ट के अधीन जो विषय सौंपे गए हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। 2/3 से नहीं, बहुमत से पारित होगा। कैसा? उपस्थित और वोट देने वाले। तो देखिए ये कट जाता है, 2/3 बहुमत की बात आती है, 2/3 बहुमत कट जाता है, और ग्राम सभा के सदस्यों का भी नहीं, यानी जो बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले हैं उनका। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? यानी कि नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं और कोई निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन करना चाहता है तो जो है उसको कितने प्रस्तावक ज़रूरी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 5। नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए जो उम्मीदवारों के लिए 1 एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। देखिए अगर किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार है तो उसके लिए कितना? 1।
कितना, 1, और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए आपके, 5। अगला सवाल है, यदि कोई पंचायती राज संस्थान अपनी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दी जाती है, अगर कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने के पहले भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश डैश होना चाहिए। तो देखिए IAS में भी पूछा गया सवाल है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विघटन के 6 माह के अंदर। यानी क्या कह रहा है ये कि अगर कोई भी पंचायती राज संस्था है अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो क्या होगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसका निर्वाचन होगा आपके विघटन के 6 महीने के अंदर जो है चुनाव। प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल तक का होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति में अध्यक्ष तथा पंचायत में उप सरपंच के निर्वाचन के लिए की गई प्रथम बैठक मानी जाएगी। निर्वाचन हेतु की गई प्रथम बैठक मानी जाएगी। इन संस्थाओं के चुनाव जो हैं वो कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 महीने के भीतर करवाने होंगे। क्या कह रहा है कि इन संस्थानों के जो चुनाव है कार्यकाल की समाप्ति से पहले और विघटन की स्थिति में क्या होगा, विघटन की तिथि से 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, करवाने होंगे। विघटन के बाद जो पुनर्गठित संस्था जो होती है मूल संस्था की शेष अवधि के लिए काम करेगी। क्या होगा, अगर विघटन हो जाता है और विघटन के बाद जो पुनर्गठित संस्था है वो मूल संस्था की जो बची हुई अवधि है, जो शेष अवधि है, तब तक काम करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कब तक काम करेगी, शेष अवधि तक। पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व रिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए रिजाइन तो कर ही सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। दूसरा है आपका शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत जो है वो 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यही गलत हो जाता है। अभी हमने क्या कहा था कि जो विघटन के बाद जो पुनर्गठित संस्था होती है, जो नई जो बनती है, वो क्या होता है, जो मूल संस्था है ऑलरेडी जो चल रही थी उसकी जितनी अवधि बची थी उस अवधि के लिए काम करती है, ना कि 5 साल के लिए। तो ये हमारा गलत हो जाता है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है कि अगर पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि जो है वो 6 महीने से भी कम है तो चुनाव कराना क्या है, ज़रूरी नहीं है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए और 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में। पहला है आपका पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें भी जो है वो बोनस अंक दिया गया है। तो इसका हम जो है जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अभी हमारी एक क्लास और आएगी पॉलिटी की, जो कि होगी चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद जो है पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे आपके राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जो कि हम बात करेंगे, एकदम अपडेटेड बुक आएगी आपकी। उसमें जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में जो एनर्जी होती है उनके डेटा की अगर बात करें, टूरिज़्म और इन सब चीज़ों में क्या जो है हर साल जो है वो चेंजेस होते रहते हैं डेटा, प्लस जो रिसेंट ईयर के जो पेपर हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चन थे वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।